हाँ, तो स्वागत करते हैं आप लोग के आईटीआई की इस महत्वपूर्ण वीडियो में, क्योंकि इसमें हम आईटीआई के कुछ महत्वपूर्ण जीके जीएस बताने वाले हैं। ठीक है, जीके जीएस बताने वाले हैं जो कि 4 से 5 बार पूछा गया प्रश्न है। जैसे में गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो देखिए गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच एक समझौता हुआ था, उसी को हम लोग गांधी इरविन समझौता बोलते हैं। ठीक है, और आईटीआई में ऑब्जेक्टिव टाइप पर ही क्वेश्चन आता है। ऑब्जेक्टिव 150 ऑब्जेक्टिव आपके आईटीआई में पूछा जाता है। ठीक है, 150 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है जो कि आपके 300 नंबर का रहता है आईटीआई में, जिसमें 25 यहाँ से जीके जीएस से आता है। ठीक है, तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, हम पूरा डेट वो आपको बताएंगे, पूरा समझाएंगे, पूरा दिमाग में आपके घुसाने की मेरी गारंटी है। ठीक है, और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप, आप टेलीग्राम ग्रुप नीचे दिया है, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया है, आप नहीं कहीं जुड़ पाते हैं तो आप मेरे नंबर पर मैसेज करके जुड़ सकते हैं। ठीक है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो 5 मार्च 1931 ईस्वी को। आप हमारे ग्रुप में जुड़ जाते हैं तो आपको डेली पीडीएफ जो पढ़ाई होगा उसका पीडीएफ दिया जाएगा। आईटीआई में बहुत ही सहयोग किया जाएगा, कोई प्रॉब्लम आता है तो आपका मदद किया जाएगा। ठीक है, तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो 5 मार्च 1931 ईस्वी को। किसके बीच हुआ था, तो गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था। कहाँ में हुआ था, दिल्ली में हुआ था। ठीक है, दिल्ली में गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच एक समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को, उसी को हम लोग गांधी इरविन समझौता बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा, गांधी इरविन समझौता कब हुआ, 5 मार्च 1931 ईस्वी को। आप एकदम दिमाग में हर एक प्रश्न को घुसा लीजिए। ठीक है, और जैसे में 1935 है, तो 1935 को आरबीआई का स्थापना हुआ था। आरबीआई का मतलब आप लोग समझते हैं ना, आरबीआई का मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का 15 अप्रैल, हाँ 15 अप्रैल शायद 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुआ था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं। जैसे में 1921, तो 1921 में लेनिन ने एक नई नीति अपनाई थी। ठीक है, लेनिन ने एक नई नीति अपनाई थी 1919 में। ठीक है, 1921 में। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं। गांधी इरविन समझौता कब हुआ, तो 5 मार्च 1931 आप लोग याद रखेंगे। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट वीडियो है असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट वीडियो है कि असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया गया। यह जीके जीएस का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया गया। तो देखिए असहयोग आंदोलन कब हुआ था, किनके साथ, तो देखिए जो असहयोग आंदोलन हुआ था उसको महात्मा गांधी जी ने किया था। ठीक है, किसने किया था, महात्मा गांधी जी ने किया था। कब किया था, तो 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन शुरू किए थे महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ, 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था। ठीक है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था। ठीक है ना, आप लोग याद रखेंगे। और 1930 ईस्वी में क्या हुआ था मेरे प्यारे चला, तो देखिए 1930 ईस्वी में महा आर्थिक संकट आया था। महा क्या आया था, आर्थिक संकट आया था। 1929 ईस्वी में आया था, लेकिन 1929 आप डेट नहीं देता, आप क्या देता है, 1930 देता है। ठीक है, महा आर्थिक संकट कब आया था, 1929 में, लेकिन अब डेट जो देता है आप कब देता है, 1930 में देता है। इससे हमको मतलब नहीं है। असहयोग आंदोलन कब हुआ, तो उससे मतलब है, तो 1920 ईस्वी में आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, असहयोग आंदोलन कब हुआ था, 1920 ईस्वी में हुआ था, आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि भारत का यहाँ पर पूछ रहा है कि भारत का तृतीय पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ। यहाँ पर पूछ रहा है कि भारत का जो तृतीय पंचवर्षीय योजना था वह कब शुरू हुआ। तो देखिए सबसे पहले पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट हुआ, तो पंचवर्षीय योजना 1951 में सबसे पहले स्टार्ट हुआ था। ठीक है, पंचवर्षीय योजना का मतलब ये 5 सालों पर चलता है। ठीक है, जो कि अब समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, पंचवर्षीय योजना अब समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, तो पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट हुआ था, तो 1951 से ही प्रधानमंत्री द्वारा स्टार्ट कर दिया गया था। ठीक है, यह 5 साल पर होता था। तो यहाँ पर तृतीय पूछा है, तो 5 साल इसमें बढ़ेगा तो यह 56 हो जाएगा। 56 में 5 बढ़ेगा तो 64 हो जाएगा। 56 5 61, हाँ 61 हो जाएगा। तो देखिए तृतीय पूछा है, तो यह पहला 1951 में, दूसरा 56 में, और तीसरा कब 61 में। तो यहाँ पर 63 पूछा है, तो 1 अप्रैल 1961 ईस्वी को। ठीक है, 1 अप्रैल कब, 1961 ईस्वी को। भारत का तृतीय पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुआ, 1 अप्रैल 1961 ईस्वी को। अगर आप लोग आईटीआई कर लेते हैं, अगर आपको एग्जाम में क्रैक करने के लिए, देखिए अगर आप आईटीआई को क्रैक कर लेते हैं, बहुत ही आसान है, क्रैक आसानी से हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में आपको हम बता देंगे कि आप तुक्का मारकर कैसे मात्र 5 दिन में आप आईटीआई को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो पढ़ाई भी करना कुछ जरूरी है। आप हमारे साथ डेली पढ़ाई कीजिए, डेली लाइव क्लास हम करवाएंगे। ठीक है, तो नीचे व्हाट्सएप ग्रुप एवं टेलीग्राम दिया है, आप वहां से जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर बता दिए कि तृतीय पंचवर्षीय योजना कब हुआ, तो 1 अप्रैल 1961 ईस्वी को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, 1 अप्रैल 1961 ईस्वी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको सामने, क्वेश्चन कर रहा है, आप लोग ध्यान से थोड़ा पढ़िएगा, 1 मिनट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र पर बल दिया गया, मतलब जो प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू किया गया था उसमें किस क्षेत्र पर बल दिया गया। तो देखिए जो
प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू किया गया था तो उसमें सबसे ज़्यादा कृषि पर, जो जब भारत आज़ाद हुआ 1947 ईस्वी में, उसके बाद 1951 ईस्वी में पंचवर्षीय योजना स्टार्ट किया गया था। उस समय ज़्यादा सबसे ज़्यादा जो बल दिया जा रहा था वह किस पर दिया जा रहा था, तो हमारे कृषि क्षेत्र पर ज़्यादा बल दिया जा रहा था। ठीक है, 1951 ईस्वी में प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू हुआ था, जिसमें किस क्षेत्र पर ज़्यादा बल दिया जा रहा था, तो कृषि पर ज़्यादा बल दिया जा रहा था। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कीमतें प्रायः कम होती है, जबकि मतलब एक क्वेश्चन कर रहा है, अर्थव्यवस्था से कुछ क्वेश्चन भी दे देता है, तो यह अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि कीमतें प्रायः कम होती है, जबकि देखिए माना कोई भी वस्तु का कीमत कब कम होता है, यह पूछा कि कोई भी वस्तु का कीमत कब कम होता है, जब मुद्रा अस्थिपित हो, मतलब मुद्रा ज्यादा हो। तो ये तो नहीं, मुद्रा ज्यादा होगा तो कोई वस्तु कैसे कमेगा, नहीं। आर्थिक मंदी हो, जब आर्थिक मंदी जब हो, किसी चीज का मंदी हो जाता है, तब उसका प्रायः दाम कम जाता है। जैसे कपड़ा बहुत सारा आ गया, उसका मंदी हो गया, जैसे में कपड़ा बहुत सारा आप आ गया, कपड़ा बाजार में बहुत सारा मार्केट में अवेलेबल हो गया, तो वहाँ कम तो होना ही है। तो यही पूछा कि कीमतें प्रायः कैसे होते, तो जब आर्थिक मंदी हो तब कम हो जाता है। ठीक है ना, तो आप लोग ऐसे याद करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताने वाला है। ठीक है, आईटीआई में आपको क्रैक करवा देंगे। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा अधिक अधिक लेबर इंटेंसिव है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अधिक लेबर इंटेंसिव है, मतलब लेबर इंटेंसिव क्या होता है, ये पूरी वीडियो हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो देखिए इंटर लेबर इंटेंसिव है, तो देखिए जो इंटर लेबर सेल ये क्या होता है, तो ये जो कपड़ा वाला दुकान का मालिक होता है उसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, लेबर इंटेंसिव बोलते हैं। ठीक है, तो कपड़ा उद्योग कौन सा अधिक लेबर इंटेंसिव है, मतलब किसमें अधिक लेबर लगा सकते हैं हम लोग, तो कपड़ा उद्योग में। ठीक है, कपड़ा उद्योग में। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मिनट, देखिए मैसेज कितना आते रहता है, आप लोग भी ग्रुप में जुड़ जाएंगे, ग्रुप ही का ही ये सब मैसेज आते रहता है। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात, मतलब उसको जलप्रपात का मतलब झरना एक तरफ से कह सकते हैं, हुंडरू किस जगह के पास है। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू है, आपको पता ही होगा, किताब में पढ़े होंगे, क्लास 8 में ही ये दिया हुआ है, किस जगह के पास है। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात जो हुंडरू है वह किस जगह के पास, आप लोग बताएंगे। ठीक है, तो वह कहाँ में है बाबू, तो आप लोग रांची कभी गए होंगे, रांची पागल खान में, तो वही मतलब रांची में। ठीक है, हुंडरू का जलप्रपात कहाँ है, तो रांची में। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। जमशेदपुर में क्या है, तो जमशेदपुर में लोहा इस्पात कंपनी है, आप लोग जानते हैं, इसका स्थापना 1907 ईस्वी में किया गया था। और बोध गया में क्या, बुद्ध भगवान का मंदिर है। ये सब आप लोग थोड़ा थोड़ा पता रखिएगा। ठीक है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ही आपका दिमाग बढ़ाएगा। ठीक है ना, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है। अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है। अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी जो है वह किस नदी घाटी में पाई जाती है। ठीक है, किस नदी घाटी में पाई जाती है, आप लोग बताएंगे। अफ्रीका के मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है, तो देखिए अफ्रीका के जो मूलभूत जनजाति पिग्मी है, जैसे में आपके जनजाति हो जाएगा, कुशवाहा हो जाएगा, जो जो जाति आप लोग हैं, जैसे में कोई SC ST BC जो भी आ जाते हैं, तो वो सब वहाँ का जनजाति है। पिग्मी एक जनजाति है। ठीक है, पिग्मी एक जनजाति आदिवासी जनजाति होता है। ठीक है ना, तो अफ्रीका के मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है, मतलब देखिए जैसे मैं बोलेगा कि जो बिहार में सबसे ज्यादा कौन, तो गंगा नदी के किनारे बसता है, उसी पर का पूछा है कि किस नदी घाटी के किनारे वहां पर पाया जाता है। ठीक है, तो वहां पर बाबू एक अफ्रीका में एक कांगो नदी, आप लोग नाम सुने होंगे, कांगो बहुत ही खतरनाक नदी है। ठीक है, कांगो। ठीक है, कांगो आप लोग याद रखेंगे, किस नदी घाटी में पाया जाता है, कांगो। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का कौन सा देश, कह रहा है कि विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी के लुगदी को सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है। मतलब कह रहा है कि विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी, मुलायम लकड़ी का आप लोग जान रहे, मुलायम लकड़ी का मतलब आप लोग समझ ही रहे हैं, एवं लकड़ी का लुगदी, लकड़ी का लुगदी मतलब लकड़ी को जो छीला जाता है, जिसमें ये मान लीजिए कि एक लकड़ी है। ठीक है, थोड़ा छोटा मोबाइल है तो आपको बताने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। जैसे में इसको छीलते हैं तो ऊपर वाला जो खोइया टाइप पर, उसको हम लोग खोइया बोलते हैं। ठीक है, तो वही लुगदी का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है, आप लोग बताएंगे। ठीक है, तो निर्यातक देश कौन है बाबू, तो कनाडा है। ठीक है, सबसे ज्यादा लकड़ी ये सब जो होता है मुलायम लकड़ी, बांस, जो बड़ा बड़ा बांस देखे होंगे, बांस का पौधा जैसे टेंट पंडाल में बड़ा बड़ा बांस लगा रहता है, वह कनाडा से मतलब इधर से ही आता है, पर कनाडा में उसका पाया जाता है। ठीक है ना, तो कनाडा इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आप लोग याद रखेंगे। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुष्क भूमि के लिए
सर्वाधिक उचित फसल क्या है, मतलब कह रहा है कि जहाँ पर सूखा भूमि है वहाँ पर कौन सा फसल लगाना उचित रहेगा। ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन कि शुष्क भूमि जहाँ है वहाँ कौन सा फसल लगाना उचित रहेगा। ठीक है, तो वहाँ पर जैसे में देखिए जहाँ पर शुष्क फसल है, जहाँ पर ज़्यादा पानी नहीं होता है, वहाँ पर ज़्यादा सबसे अच्छा है कि मूंगफली लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? मूंगफली लगा दीजिए। जैसे में बालू में आप लोग सुने होंगे, बालू आप लोग तो समझते होंगे बालू किसको हम लोग बोलते हैं, जिससे घर घर बनता है। ठीक है, तो उसमें अगर आप लोग मूंगफली लगा देते हैं शुष्क शुष्क जगह पर, मतलब जहाँ सूखा हुआ भूमि है वहाँ पर आप लोग मूंगफली लगा देंगे तो सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, मूंगफली। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्यकाल में मध्यकाल में किस शासक के शासन काल में बिहार का समूचे उत्तर भारत में राजनीतिक प्रभाव पड़ा। मतलब कह रहा है कि मध्यकाल के किस शासक के शासन काल में बिहार का समूचे भारत में राजनीतिक प्रभाव पड़ा, मतलब समूचे भारत में राजनीतिक प्रभाव पड़ा। तो किसका बाबू, जो मध्यकाल में कौन सा ऐसा शासक था जिसका बिहार में पूरा मतलब राजनीतिक प्रभाव पड़ा। राजनीति का मतलब समझते हैं पॉलिटेक्निक आप लोग समझते हैं। ठीक है ना, चलिए तो 11 क्वेश्चन है। तो चलिए तो देखिए मध्यकाल में किस शासक के शासनकाल में बिहार का सबसे, देखिए तो जो हुमायूं था तो ये बाबू दिल्ली की गद्दी पर बैठा था, ये सब जो मध्यकाल में जो शासक था बाबू वह कौन था? शेरशाह सूरी था। ठीक है, शेरशाह कौन था बाबू? सूरी था। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे, जिसके कारण से हमारे बिहार में बहुत ही क्या बोलते हैं राजनीतिक प्रभाव पड़ा था। ठीक है, शेरशाह सूरी के कारण। तो ये ऑप्शन आप लोग याद रख लेंगे। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खलासा पंथ का संस्थापक कौन था। खलासा पंथ का संस्थापक कौन था? खलासा पंथ का संस्थापक कौन था? तो देखिए खलासा पंथ जो है बाबू, इसका स्थापना जैसे में गुरु नानक आप लोग पढ़े हुए, गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, ये सब। तो जो खलासा पंथ है बाबू, इसका स्थापना किसने किया था? तो गुरु गोविंद सिंह ने किया था। ठीक है, जिनका जन्म कहाँ हुआ था? हमारे पटना में हुआ था, पटना में। ठीक है, आप लोग जानते होंगे इनको, पटना में आप लोग जानते होंगे। ठीक है, अधिकतर बच्चे जानते होंगे इनका जन्म पटना में हुआ था। ठीक है, या सिखों के 10वें गुरु माने जाते हैं। कितने गुरु? 10वें गुरु माने जाते हैं। ठीक है ना, और गुरु नानक आप लोग पढ़े होंगे क्लास 10th का हिंदी में, गुरु नानक महाराजा रंजीत सिंह जाने हुए पंजाब के थे। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। खलासा पंथ गुरु गोविंद से आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोध गया से संबंधित कौन सा वाक्य सही है। मतलब कह रहा है कि बोध गया से कौन सा वाक्य सही है। ठीक है, तो यह प्राचीन भारत की राजधानी है, तो ये भारत की राजधानी तो नहीं है। यहाँ एक बार भगवान बुद्ध आए थे, यहाँ सम्राट अशोक का आत्मज्ञान का शिक्षा प्राप्त हुआ था, यहाँ गौतम बुद्ध का ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो आप लोग बताइए कि बोध गया से संबंधित कौन सा वाक्य सही है। तो कौन सा वाक्य सही है बाबू? तो देखिए यहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, इसलिए डी ऑप्शन आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरुषों में रक्त क्षीणता किसकी कमी से होता है। पुरुषों में जो रक्त क्षीणता है वह किसकी कमी से होता है। ठीक है, पुरुषों में जो रक्त क्षीणता है वह किसकी कमी से होता है। ठीक है, तो किसकी कमी से होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट? रक्त क्षीणता का मतलब रक्त की कमी। ठीक है, तो विटामिन B12 की कमी से होता है। ठीक है, विटामिन B12 की कमी से होता है, मतलब सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? पुरुषों में रक्त क्षीणता किसकी कमी से होता है? तो विटामिन B12 की कमी से होता है, आप लोग जानते होंगे शायद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि बिहार में सर्वाधिक गर्म जिला कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में सर्वाधिक गर्म जिला कौन है, ये तो आप लोग जानते हैं, कमेंट में बता दीजिएगा बिहार में सर्वाधिक गर्म जिला कौन है। तो हमारा गया है। ठीक है बाबू, हमारा क्या है बाबू? गया है, हमारा गया है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेकमेट, कह रहा है कि चेकमेट मात शब्द का संबंध किस खेल से, जो चेकमेट है वह किस खेल से संबंध रखता है। ठीक है, तो किस खेल से संबंध रखता है? तो वह शतरंज से रखता है। आप लोग शतरंज शायद नहीं खेले होंगे। ठीक है, शतरंज जो कि शहरों में खेला जाता है, इसका प्रतियोगिता होता है। ठीक है, तो चेकमेट मात शब्द किस संबंध से खेल रखता है? तो शतरंज से रखता है। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईरानी ट्रॉफी किस खेल से संबंध है। ईरानी ट्रॉफी जो है वो किस खेल से संबंध रखता है? तो ईरानी ट्रॉफी जो है बाबू वह क्रिकेट से संबंध रखता है। किससे रखता है? क्रिकेट से संबंध रखता है। ठीक ना, चलिए निम्नलिखित में कौन एक राज है। ये चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन एक राज है, तो आप लोग आसानी से बता देंगे कि कौन एक राज है। ठीक है, तो देखिए पांडुचेरी बाबू राज नहीं है, चंडीगढ़ भी राज नहीं है, दिल्ली भी राज नहीं है, त्रिपुरा क्या है बाबू? एक राज है। ठीक है, त्रिपुरा क्या है? एक राज है। अब दिल्ली राज नहीं है। ठीक है, आप लोग बोलेंगे दिल्ली राज है, नहीं बाबू दिल्ली राज नहीं है। ठीक ना, आप लोग को पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे चला, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा राज्य अपने सुंदर समुद्री किनारों के लिए प्रसिद्ध है एवं मुख्य आकर्षण केंद्र बना है। मतलब वहाँ सबसे ज्यादा, मतलब कौन सा ऐसा राज्य है जो सुंदर समुद्री किनारों के लिए प्रसिद्ध है एवं वहाँ पर्यटक जो है लोग घूमने जाते हैं। तो कौन सा ऐसा राज्य बाबू? तो भारत का ऐसा कौन सा राज्य है? तो हमारे हिसाब से भारत का ऐसा कौन सा राज्य बाबू? तो वह गोवा है। ठीक है, गोवा जो है बहुत ही प्रसिद्ध है, यहाँ पर सभी लोग घूमने जाते हैं। ठीक है, तो गोवा आप लोग याद रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी कहाँ है? तो वाशिंगटन है। कहाँ पे है बाबू? वाशिंगटन है। डी ऑप्शन आप लोग याद रखेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। डीसी बोलते हैं शॉर्ट रूप में, वाशिंगटन डीसी बोलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश में टीम सबसे ज़्यादा होता है? किस देश में टीम सबसे ज़्यादा होता है? तो टीम सबसे ज़्यादा बाबू हमारा मलेशिया, जो कि अलग देश होता है, ठीक है, अलग देश है मलेशिया। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि जल्द ही हमारा लाइव क्लास भी स्टार्ट होने वाला है। जय हिंद, जय दोस्तों।